जीती हैं 89 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं और शिंदे गुट शिवसेना शिंदे गुट के साथ उसने कुल मिलाकर 118 सीटें जीतकर 114 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन क्या बीजेपी अब भी अपना मेयर बीएमसी में बनवा पाएगी? यह सवाल इस समय सियासी हलचल मचा रहा है। जी हां, मुंबई के अगले मेयर के नाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीएमसी में उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी का महापौर बने यानी मेयर बने, यह सपना है और अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ऐसा जरूर होगा। उद्धव ठाकरे ने यह दावा क्यों किया, यह सवाल बीजेपी को परेशान कर रहा होगा। दरअसल बीजेपी ने सारी ताकत इन चुनावों में लगाई, लेकिन हर तरह की ताकत, इसलिए सारी ताकत कोटेड कह रहा हूं, सारी ताकत पिछले जो अभी कल जिसका रिजल्ट आया है बीएमसी सहित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल 29 सीटें जो हैं कॉर्पोरेशंस हैं उनमें लगा दी। लेकिन फिर भी विपक्ष को रोकना उसके लिए आसान नहीं रहा। संजय राउत ने तो साफ कहा है कि अगर जयचंद ना होते तो बीजेपी की 100 पीढ़ी भी मुंबई में अपना मेयर नहीं बना पाती। आइए संजय राउत को सुनते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, क्या कह रहे हैं सुनिए। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉर्पोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। इसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। किसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो गया? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए, इसलिए तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं ये बता रहे हैं। संजय राउत ने तो साफ साफ यहां कह दिया है कि लोकतंत्र का सम्मान हम करते हैं और फिलहाल तख्ता पलट नहीं होगा। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ईश्वर कृपा की बात कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर कृपा के रूप में विपक्ष की एकजुटता नए सिरे से दिखेगी या फिर एकनाथ शिंदे का हृदय परिवर्तन होगा और घर वापसी के मौके बनेंगे? हालांकि इसकी संभावनाएं भी कम ही हैं। फिर भी राजनीति तो असंभव को संभव बनाने का ही खेल है दोस्तों। यहां ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। सियासत की बात कर रहा हूं। वैसे आज कैबिनेट में, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में ना तो अजित पवार पहुंचे और ना ही एकनाथ शिंदे पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। इधर अजित पवार तो फिर शरद पवार से मिलने चले गए और आज शरद पवार के घर पर पूरा पवार परिवार एकजुट दिखा। ये वीडियो देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस वीडियो को, इसको आराम से इत्मीनान से देखिए। रोहित पवार गाड़ी चला रहे हैं और शरद पवार और अजित पवार साथ बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए आप, बैठे हुए हैं। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये सीन, ये विजुअल एनसीपी के कार्यकर्ताओं को अच्छा लग सकता है और लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी को इससे कितनी तकलीफ हुई होगी ये बीजेपी ही बता सकती है। वैसे अजित पवार ने आज भी दावा किया है कि वो महायुति में ही हैं, लेकिन परिवार के तौर पर सुख दुख में साथ रहना कोई अनोखी बात नहीं है। यानी अजित पवार ने
बता दिया है कि पार्टी में भले दो फाड़ है लेकिन परिवार अब भी एक ही है। तो क्या परिवार की ये एकता आखिर में पार्टी की एकता भी बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे जिस तरह इस बार पुणे और पिंपली चिंचवाड़ में एनसीपी को झटका लगा है, उससे एनसीपी दोनों गुट को, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, उससे शायद अजित पवार और शरद पवार नई राजनीतिक संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। इधर उद्धव ठाकरे परिवार भी एक हो ही रहा है। ठाकरे परिवार कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, उसने धोखे से चुनाव जीता है, मराठी मानुष इस पाप को माफ नहीं करेंगे। ये बात यहां उद्धव ठाकरे ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। यानी मराठी मानुष का मुद्दा शिवसेना अब भी उठाए हुए है, जिसमें बीजेपी उससे बार बार पिछड़ जाती है। महाराष्ट्र की यह सियासी हलचल बता रही है कि अभी बड़ा उलटफेर वहां संभव है। और इधर राहुल गांधी की थोड़ी बात करना जरूरी है। राहुल गांधी के कारण भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और आने वाले चुनाव की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। ये देखिए, बैठक पीछे स्वेटर पहने हुए राहुल गांधी इसमें नजर आए आपको, और यहाँ ये लाल स्वेटर में राहुल गांधी हैं। और बैठक हुई और आने वाले चुनाव की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है। और इससे पहले राहुल गांधी सुबह सुबह इंदौर पहुंचे, जहां दूषित पानी पीने से हुई जो मौतें हैं उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा है और साथ साथ वहां की लोकल सरकार को भी घेरा है, मध्य प्रदेश की। राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इंदौर आए हुए हैं। आइए जरा सुन लेते हैं इंदौर में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा जो आर्थिक मदद नहीं हमें बताया, ये जो टंकी है ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। आर्थिक मदद महापौर का नहीं है। रोक रहे थे, आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। सरकार बोल रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको। तो सुन रहे थे आप, जो भी कहना कह दीजिए। कमाल की बात है कि पीड़ितों के बीच जाने को राजनीति कहा जा रहा है और इसके लिए राहुल गांधी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछने वाले कौन हैं? मीडिया के लोग हैं। कायदे से सवाल मोदी से होने चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते। खैर, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी शायद किसी भी तरह चुनाव जीतने की ही है, बस इससे ज्यादा उन्हें और कोई मतलब नहीं है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ना करें, लेकिन राहुल गांधी से उनकी जिम्मेदारियों का सवाल बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव जीतकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि क्या जीतकर भी बीजेपी को मुंबई में विपक्ष में बैठना पड़ेगा? क्या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर? मुंबई की अगर बात करें तो बीएमसी को लेकर जितने भी यहां किंतु परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह जितने भी लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या होगा बड़ा उलटफेर? क्योंकि न सिर्फ बीएमसी की बात, पूरे महाराष्ट्र, और उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो अभी से अब यहाँ अजित पवार और शरद पवार को भी अपने भविष्य को तय करना है। एकनाथ शिंदे को भी अपना भविष्य तय करना है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कुछ हुआ,
बीजेडी के साथ क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, शिरोमणि अकाली दल के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तेलंगाना में बीएनएस तेलंगाना की जो पार्टी है उसके साथ क्या कुछ किया, ये तमाम जो अलग अलग हैं अगर देखा जाए, गोवा में उन्होंने क्या कुछ किया, ये सब अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ अब एकनाथ शिंदे को भी संभलने की ज़रूरत है और संभलने की ज़रूरत यहाँ पवार ग्रुप को भी है, पवार ग्रुप में चाचा भतीजा को भी है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और इसको और थोड़ा सा विस्तार देते हैं इस चर्चा को। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले परिचय करवाता हूं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। पहले महाराष्ट्र से बात करते हैं, आएंगे इंदौर भी आएंगे और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ईश्वर कृपा की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए। दूसरी तरफ संजय राउत वोकल रहे हैं, हमेशा अपनी बात रखते हैं। संजय राउत का कहना है कि कुछ जयचंदों के कारण, और रिजल्ट सामने है, हमने देख लिया 89 सीट्स बीजेपी के पास। बीजेपी बिल्कुल इतनी मेहनत के बाद भी बीजेपी उस 114 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी है बीजेपी अपने गुट में, उसके बाद भी। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप, इस चुनाव को? ने दिन भर लाइव किया, शाम को विश्लेषण किया। आज जरा वक्त है कि इसका जो नेशनल इम्पैक्ट है उसको हम लोग जरा एसेस करें कि क्या होने सकता है और यहाँ से किस तरीके की पॉलिटिक्स का जन्म होगा। तो आप देखिए कि अभी आपने कहा कि बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क नहीं पार पा गई, शिवसेना एकनाथ शिंदे नीचे गई काफी, और ये तब हो रहा है 15 तारीख को राजीव जी वहां वोट हुआ है और 14 तारीख को 1,500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो ये सब करके आप अकाउंट में ट्रांसफर पैसा करके, आप इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक करके, इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर, कॉर्पोरेट मनी के सहारे, सोशल मीडिया बहुत चर्चा पैसे बांटने की भी है, इन सब के बाद भी आप मेजॉरिटी मार्क नहीं पार कर पाए। ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी का जो ऑर्गेनिक, जो उनका अपना एक पॉलिटिकल आधार है, वो जो है उसकी सच्चाई बयान कर रहा है कल का इलेक्शन जी। कि इतना करने के बाद, और उद्धव ठाकरे जिनको मैं कहूंगा कि कल के मैन ऑफ द मैच वही हैं, उद्धव ठाकरे 65 सीट पे, और वो भी तब जब उनकी पार्टी तोड़ दी, उनका सिंबल ले लिया, उनकी पार्टी का नाम ले लिया, सीबीआई ईडी लगा दी, सरकार गिरा दी, सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। इन सब परिस्थितियों में भी उद्धव ठाकरे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में कामयाब हो गए। ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बड़ी घटना है, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंस कैपिटल है भारत का, और वहां से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस, जहां तक मेरी जानकारी है कि तीन जगह पे कांग्रेस नंबर 1 है, उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कब्जा है। 3-4 जगहों पे नंबर 2 है। मुंबई में 24 सीटें हैं। तो अब ये जो स्थिति बन रही है, तीसरा एक फैक्टर पवार साहब का आपने जिक्र किया। पवार साहब के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो पुणे में उनकी बहुत स्टेक्स थी, दोनों साथ आए, अजीत पवार और शरद पवार अपने तमाम मतभेदों को पीछे रख के आगे आए। बीजेपी संबंध भी खराब हुए अजीत पवार के, और उसके बावजूद भी वहां पे वो कुछ कर नहीं पाए। तो उनकी भविष्य की राजनीति पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। शरद पवार को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, वो बड़े तजुर्बेकार, सबसे तजुर्बेकार नेता हैं, उनका बड़ा कद है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कर नहीं पाए।
और उनकी तरफ से बहुत सारी नकारात्मक खबरें मीडिया में आती हैं। कभी वो अडानी से मिल लेते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। मेरे ख्याल से उनका राजनीति में के हाशिए पे जाना इस म्युनिसिपल इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को एक तरीके से कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि वो निगेटिविटी का जो पूरा एक माहौल इंडिया गठबंधन में आता था उसमें कमी आएगी, क्योंकि उनको जनता ने जो है अपना जगह दिखा दी और जनता ने दिखा दिया कि नकारात्मक राजनीति की जगह नहीं है। जी प्लीज ठीक है। अच्छा, दूसरी बात की देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को कॉर्पोरेट ने सपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद इनका वजूद है। तो अब कॉर्पोरेट इंडिया को या इस मीडिया को, तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को, कि देखिए इन सब के बावजूद अगर ये सरवाइव कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जब इनका वक्त आएगा तो ये इनके पास कोई बैगेज नहीं, कभी आपने हमारी मदद की थी। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो को, आगे के पॉलिटिकल सिनेरियो को डिफाइन कर रहा है कि देश की आगे की राजनीति कैसे चलेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश की आगे की राजनीति कैसे चलेगी। यहां पर तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं, आप देख लीजिए। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ईश्वर की कृपा रही तो हमारा ही मेयर होगा, दूसरी तरफ इधर पवार परिवार जो है वो एक साथ एकजुट नजर आता है। और आज ना ही कैबिनेट की बैठक में ना ही अजीत पवार शामिल हुए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और न ही एकनाथ शिंदे शामिल हुए। पवार को भी सोचना है कि अपनी पार्टी कैसे बचाएं, क्योंकि उनकी पार्टी को मात्र 3 सीटें बीएमसी में मिली हैं। और उनके अलावा एकनाथ शिंदे को भी सोचना है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 29 सीटें मिली हैं। और यहाँ जो जिस जयचंद की बात कर रहे थे संजय राउत, वो जयचंद आखिर यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है और क्यों ऐसी बात कर रहे थे। जल्दी से पंकज जी आपके पास आता हूँ, फिर शकील जी आपके पास आता हूँ। पंकज जी, महाराष्ट्र चुनाव में क्या कुछ हुआ, और इसमें भी लातूर, कोल्हापुर और ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को बहुत मुश्किल हुई है, जरा विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी चीज है कि मैं अपनी बातचीत की शुरुआत हबीब जालिब की वो जो मशहूर नज्म है, ऐसे दस्तूर को सुबह है दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता जी। मैं इस नज्म की इस लाइन को इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आज भी भरोसा है कि ये जो महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं ये और कहीं लिखे गए हैं, ये वास्तव में जनता का मत नहीं है। चंद्रपुर में जहां कांग्रेस जीती है, चंद्रपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जोड़ने के केस आए थे। आपको याद होगा कि कुछ प्रोग्राम पहले मैंने बताया था कि कैसे 766 नाम जुड़ रहे थे और अचानक जब हुआ तो उनको हटाया गया। आपको तो चंद्रपुर में कांग्रेस जीती। नागपुर शहर में कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ी टक्कर दी है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है और वहां पे बीजेपी कम से कम 22 सीट पर 500 से कम वोट पे जीती है। और मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेल हुआ जो बीजेपी ने किया है वो मुस्लिम को लेके किया, मुस्लिम कार्ड को लेके। आप देखिए पूरा जो मोदी मीडिया है उसमें बहुत बड़ी चर्चा है कि पतंग खूब उड़ी, ओवैसी साहब खूब उड़े। लेकिन अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। मालेगांव 76% मुस्लिम है, वहां पर एक स्थानीय पार्टी जो है इस्लाम पार्टी वो आ गई और वहां पर जो AIMIM है वो कहां चला गया। वहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं भिवंडी निजामपुर उस इलाके में 57% मुस्लिम वोट हैं और वहां पर AIMIM को 0 सीट मिली है। मैं ये आंकड़े इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को प्लॉट किया और ये बताने की कोशिश की कि देखो पूरे मुस्लिम वोट तो ओबीसी ले गए। लेकिन अब यदि हम बृहत्तर तो मुंबई की बात करें, अकेले चूंकि नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट पड़ी और ये 2 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा परप्रांतीय है।
जहां पे सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लोग आके रहते हैं, वहां पे कांग्रेस बुरी तरीके से पिटी। लेकिन जिन इलाकों में मुस्लिम वोट थे, वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते या हारे तो बहुत कम वोट से हारे, और हारे तो उसके आसपास कौन था, या तो ओबीसी थे या समाजवादी पार्टी थी। तो ये जो गणित है, इसको बहुत अलग तरीके से इन लोगों ने चुनाव को लड़ा है। और इसलिए अब आप भारतीय जनता पार्टी की एक सीट में मुंबई बीएमसी की बोल रहा हूं, अब उसको आप कहां गिनेंगे? ये है वार्ड नंबर 173 में शिल्पा केलुस्कर। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसने नकली एबी फॉर्म जमा किया हुआ है, इसका एबी फॉर्म नकली है, इसका चुनाव निरस्त किया जाए, इसका पर्चा निरस्त किया जाए। लेकिन वो चुनाव जीत गई। अब बीजेपी उसको अपने में मानेगी कि निरस्त को मानेगी? ऐसे और कई खेल हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसको पूरा वेल क्राफ्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि चुनाव इतना यह सरल नहीं था। जहां जहां पर एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से वोट काटे गए, जिस तरीके से वोट जोड़े गए लास्ट मोमेंट में, मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि राजस्थान में क्या खेल हो रहा है इसमें। यदि आप राजस्थान के खेल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में ये खेल हो चुका है, नाम जोड़ने और घटाने का। और अब आप देखिए कि जिस धारावी को मुद्दे को लेकर बंबई में एक बड़ा मुद्दा था, धारावी का पुनर्निर्माण अडानी को देने के, उस धारावी के वार्ड में कांग्रेस जीती है। तो और दूसरी चीज है कि यदि हम संयुक्त वोट को देखें, यदि काश कांग्रेस का निर्णय गलत रहा, वो वंचित विकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का, उसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनके कुछ सीटों पर उनका नुकसान जरूर हो गया। और एक चीज जो मुझको बहुत स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के चुनाव में समझ में आ रही कि शरद पवार का खेल खत्म हो चुका है। शरद पवार जो जिंदगी भर दो नावों पर सवारी करते रहे, उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने का जो काम किया, अब उन्हीं के घर वाले लोग उनको कमजोर कर चुके हैं। लेकिन और यदि यही हालत रही, साथ साथ क्या अजीत पवार का खेल भी नहीं खत्म हो गया है? जाहिर है, देखिए इस नगर निगम आपन ने पूरे चुनाव में देख लिया कि किस स्तर पर अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बयानबाजी हुई है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, ये सब होता रहा है। क्योंकि अब इस स्थिति में लगता है कि शरद पवार के अजीत पवार का फडणवीस के साथ में चलना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी खबर है वो इसके अकॉर्डिंगली भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ऑपरेशन लोटस अब अजीत पवार के साथ ही कर रही है। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंगली एकनाथ शिंदे को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। सभी 29 पार्षदों को सामान देकर इकट्ठा कर दिया गया और कोलाबा के होटल में उनको ले जाया जा रहा है। जी, वो ताज उनके फोन चुरा ले जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 दिन के लिए ताज होटल में ठहराया गया है उनको, है ना? अगले 3 दिन। तो ये क्योंकि जो एक देखिए महाराष्ट्र में बंबई जो था वो शिवसेना का एसिड टेस्ट था कि असली शिवसेना कौन सी है। और वहां के लोगों ने जो महारथी मानुष का बात था, उसका उन्होंने बनाया कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की। यह बात तय है कि उद्धव ठाकरे ने जितना वर्क फ्रॉम होम किया, यदि वर्क फ्रॉम फील्ड किया होता तो आज वो और बेहतर स्थिति में होते। और यदि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी 84 सीट भी नहीं, अब 84 में तो 83 बोल रहा हूं, वो 84 कह रहे क्योंकि मैं तो शिल्पा केलुस्कर की सीट को गिन ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तो नकली एबी फॉर्म से जीती, उसका तो चुनाव क्या, चुनाव निरस्त होना चाहिए। भाई यदि मैं कह रहा हूं कि इसने फर्जी फॉर्म जमा किया है, फर्जी फॉर्म जमा करना एक आपराधिक कृत्य और चुनाव निरस्त करने का कारण नहीं है, चुनाव आयोग की संहिता में लिखा हुआ। तो बीजेपी के पास 83 सीट ही है, 84 नहीं है। उनका मार्जिन इस तरीके से घट रहा है। और यह समस्या है कि यदि डिफेक्शन शिंदे की पार्टी में ज्यादा, कि शिंदे की पार्टी के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से अपने घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो असली शिवसेना का उद्देश्य था वो अब सत्ता में आके बिखर गया है। तो इसके लिए वहां पर भी एक बेचैनी है और उस बेचैनी को एकनाथ शिंदे महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह है कि
दूसरी चीज है कि बहुत स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र में यदि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कोई प्रमुख विपक्षी दल है तो वो कांग्रेस ही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीट के बीच के बहुत बड़े अंतर को हम बोले, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि प्रमुख विपक्षी दल जिसने सभी जगह टक्कर दी है वो कांग्रेस ही है। और इस प्रकार से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट था वो फ्लॉप हो चुका है, वो शून्य हो चुका है, और उनको यदि अपनी सीटें बचानी है तो या तो उनको कांग्रेस से विलय करना पड़ेगा या उनको घर बैठना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट है। अब महाराष्ट्र में जो है वो 8 पार्टियां चल रही थी, अब ये धीमे धीमे फिर से 3 पार्टियों पे आने वाला है। ये महानगर पालिका के चुनाव से बहुत स्पष्ट है। और खासतौर पर नागपुर में जिसके अंदर नितिन गडकरी के कारण और संघ मुख्यालय के कारण अच्छी पकड़ भारतीय जनता पार्टी के ले जाती थी, वहां पर कांग्रेस ने 32 से 33 सीटें जीती और उस सीटें बहुत कम मतों से हारी उन्होंने। वहां पर अच्छी पकड़ है, उस बावजूद कि वहां पर AIMIM से लेकर कई गणित लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस पे आते हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। पहले महाराष्ट्र की सियासत को आपने भी बहुत नजदीक से देखा है, जानते हैं, और ऐसे में कल से परसों आप लोगों ने देखा वहां चुनाव होता है। 15 तारीख को शाम को बल्ले बल्ले वाले एग्जिट पोल आते हैं, 150 से ज़्यादा सीटें दी जाती हैं महायुति को। हालांकि कहीं भी दूर दूर तक 150 सीटें नहीं हैं। और अब पूछना चाहिए उन दर्शकों को, उन मीडिया संस्थानों से भी और उन एग्जिट पोल करने वालों से भी, कि वो कहाँ गया, 150 सीटें कहाँ हैं, ज़रा खोज के ले आइए। हमारे ऊपर तो खूब उंगलियां उठाते हैं लोग, ज़रा उनसे भी पूछ लीजिए, खुल के कह रहा हूँ। लेकिन जब हम सही कहते हैं और जो बातें अभी कह रहे हैं पंकज जी, ऐसी चीज़ों को निकाल दीजिए तो हम 100% सही हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। और शकील जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कल भी मैं कह रहा था कि हम तो लोगों से मिलकर बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं लोगों की राय, वो मशीन की राय पूछते हैं। तो लोग और मशीन में फ़र्क होता है। EVM बताती है कि हाँ बटन कहाँ दबाया गया और निकलेगा क्या। हर जगह सिर्फ और सिर्फ कमल ही क्यों निकलता है, ये सवाल तो पूछा जाता है। खैर, इस पे ना जाते हुए, आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में अब वहाँ की सियासत और देश की, जो प्रशांत जी शुरुआत में कह रहे थे कि नेशनल उसमें पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इस सियासत क्या अब यहाँ करवट लेते हुए आपको दिखाई देती है महाराष्ट्र के इस चुनाव के बाद? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में 2 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने कहा कि हमसे पूछते हैं, आपसे तो पूछेंगे, वो कांग्रेस से भी पूछेंगे, राहुल से भी पूछेंगे, विपक्ष से भी पूछेंगे, मगर जिनसे पूछना चाहिए उनकी तारीफें करेंगे, उनके बारे में खुद अपनी तरफ से सारी की सारी बातें कह देंगे। तो ये जो है एक नया दौर है, लेकिन ये लंबा चलने वाला नहीं है। लोग जो है अब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं ये सब। उन्हें सुबह व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये बताया जाता है कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब उसी का परिणाम है। खैर, तो देखिए राजीव जी, ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है, इसके बाद सुबह से, आज से जो हम व्हाट्सएप का जिक्र कर रहे थे, यहाँ फिर आएगा वो मैसेज जाना शुरू हो गए। भक्तों से कह दिया, गोदी मीडिया से कह दिया कि अब तुम एक नई अवधारणा जो है वो बाजार में डाल दो। वो अवधारणा क्या थी कि कांग्रेस जो है खत्म हो गई है, समाजवादी पार्टी, TMC सब खत्म हो गए हैं। अब 2 ही पार्टियों की राजनीति देश में चलेगी, एक हिंदू पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी। मुस्लिम जो है वो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं और हिंदू पार्टी तो ऑलरेडी बीजेपी है ही। ये जो सावरकर ने राजनीति शुरू करी थी, जो जिन्ना ने राजनीति शुरू करी थी, देश को बांटने की राजनीति की, ये बीजेपी फिर शुरू कर रही है, क्योंकि उसे ये सबसे ज्यादा सूट करती है। लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं हो सकती, समाजवादी नहीं हो सकती, TMC नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अभी भी देश की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी कई जगह बोलते हैं। अभी राष्ट्रमंडल देशों का एक सम्मेलन हुआ, 60-70 देशों के लोग आए थे।
प्रधानमंत्री जी वहाँ पे विविधता बता रहे थे कि हमारे देश में इतनी विविधता है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है और हम एक हैं। लेकिन अपने क्रियाकलाप में उस विविधता का पालन नहीं करते। वहाँ वो कहते हैं और चाहते हैं कि सारे हिंदू मुझे ही वोट दें। तो ये हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी, ये बीजेपी का एक नया कॉन्सेप्ट है और इससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत मुस्लिम को है। मुंबई में जो हुआ, ओवैसी को जिस तरह वोट दिए गए, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की कितनी ज्यादा जरूरत है। मुसलमानों को क़यादत की जरूरत नहीं है, जो एक नारा है ओवैसी का, मुस्लिम प्रतिनिधित्व। वो तो जिन्ना ने भी कहा था मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात। इस टाइम देश को जरूरत है धर्मनिरपेक्ष राजनीति की। जितना परेशान मुसलमान है उतना ही हिंदू है, उतना ही सिख है, उतना ही दलित है, सब परेशान है। एक जैसी समस्याएं सबकी हैं। ये जो बांटने की राजनीति हो रही है और जिसका एक बहुत बड़ा टूल ओवैसी बन रहे हैं, अगर इसको मुसलमान ने नहीं समझा तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है। मुसलमान को ये समझना चाहिए कि बीजेपी क्या चाहती है। आज सुबह से ये धारणा क्यों फैलाई जा रही है कि मुस्लिम तो सारे के सारे ओवैसी के साथ चले गए? कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, बंगाल में टीएमसी को कमजोर करने के लिए, यूपी में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए। असली खतरा मोदी के लिए ये है, ओवैसी खतरा नहीं है। ओवैसी तो उनकी जेब में है। दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो कहा संजय राउत ने, मुंबई अडानी की जेब में। राज ठाकरे ने इससे पहले एक नक्शा दिखा के पूरा का पूरा बताया था। मुंबई जो है देश के सपनों का शहर था, जैसे दुनिया के सपनों का शहर अमेरिका। जाने कितने युवा, जाने कितने किशोर बॉम्बे गए और वहां बने। चाहे बिजनेस हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दूसरे काम हो, बहुत सारे काम। अगर ये अडानी की जेब में चला गया तो सारे के सारे गिग वर्कर बन जाएंगे सारे के सारे रोजंदारी पे काम करने वाले मजदूर बन जाएंगे। जो व्यापार, बिजनेस, आगे बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और ये हो धारावी पूरा का पूरा जेब में चला गया। संजय राउत ने इसीलिए बहुत जोर देके कहा कि हम विरोध करेंगे, हमारे 100 लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है क्या हो रहा है वहां पे। 1 इंच जमीन किसी के पास नहीं बचेगी, सारी की सारी अडानी की जेब में जाने वाली है वहां पे। बिल्कुल। और ये खतरा जो है लोगों तक अभी पहुंचा नहीं, और वो पहुंचना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मुंबई चुनाव के 2 बड़े वो हैं कि एक वहां पे हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी की जो शुरुआत बीजेपी कर रही है और जिसके टूल ओवैसी बने हुए हैं। ओवैसी अपने आप में कुछ नहीं है, मात्र एक टूल है। उसको देश के मुस्लिम को समझना चाहिए। अभी इसके बाद बंगाल में चुनाव है, खास तौर से बंगाल में समझना चाहिए कि बंगाल में अगर इसके शिकार हो गए वो, तो वहां अभी बीजेपी 77 है ओवैसी की तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। और दूसरे उन्होंने एक और नया पैदा किया है, हुमायूं कबीर, जो वहां बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। बंगाल में भी इतना ही बड़ा दांव लगा हुआ है। मोदी जी का हर चुनाव में इतना ही बड़ा दांव लगा होता है। अमेरिका के सामने चुप रहते हैं बस, चीन के सामने चुप रहते हैं बस, लेकिन देश के अंदर जो है वो उनको हर चुनाव जीतना है, नगर पालिका से लेके और लोकसभा तक। वहां किसी को जवाब नहीं देना है। तो ये जो समस्या है बहुत गंभीर है। अब थोड़ी सी बात अगर आप कहें, अगर टाइम हो तो हम इंदौर की कर लें या अगले राउंड में कर लें। अगले राउंड में करते हैं, अगले राउंड में करते हैं जी, अगले राउंड में करते हैं। उस पर बहुत गंभीरता से हम बात करेंगे अगले राउंड में। लेकिन अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय जी भी। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और आपसे सरकार वहाँ मुंबई में बीएमसी में कौन सा मेयर आ रहा है ये आपसे पूछेंगे हम। लेकिन ईश्वर की कितनी कृपा रहने वाली है उद्धव ठाकरे गुट पे, वो भी समझेंगे आपसे। लेकिन पहले जरा अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहाँ महाराष्ट्र की सियासत, क्या देश की सियासत में इसका प्रभाव पड़ते हुए हम देखने वाले हैं आने वाले समय में? राजीव जी, बिल्कुल इसका प्रभाव देश की राजनीति पे भी पड़ेगा और महाराष्ट्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकसभा के हिसाब से भी, और चूंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है तो उस लिहाज से भी।
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि अगर देश की आर्थिक राजधानी है तो राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था भी है, तो इसलिए उसका असर पड़ना निश्चित तौर पर लाजमी है और वो पड़ेगा उसका असर। और इसलिए भी पड़ेगा राजीव जी, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा और जिस तरह की संजय राउत ने भी कहा कि हम अडानी को बेचने नहीं देंगे। यानी अडानी एक मसला अभी भी बने हुए हैं। और आप देखिए कि अडानी से खुलकर दोस्ती दिखाने वाले पवार चचा भतीजे जो हैं निपट गए हैं एकदम से। बीजेपी ने थोड़ी सतर्कता बरती अडानी से, उसने रिश्ते तो रखे लेकिन जगजाहिर नहीं होने दे रही है कि हम अडानी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन अडानी से खुलकर जो कह रहे हैं कि हाँ अडानी के लिए हम काम कर रहे हैं। और प्रीति भाभी को जिस तरीके से वो सुप्रिया सुले जो थी बुला रही थी इस चुनाव के दौरान ही, तो प्रीति भाभी जो है, प्रीति भाभी ने तो काम कर दिया सब लगा के। लोगों को समझ में आ गया कि प्रीति भाभी के लिए ही काम करेंगे चचा भतीजे। तो प्रीति भाभी के लिए ही अगर चचा भतीजों को काम करना है तो फिर आप निपट जाएंगे। यानी राजीव जी, मुंबई में अगर सिर्फ एक सीट जो है वो एनसीपी को मिले तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में पहुंच गए हैं। कहाँ एक समय ये था कि साहब कांग्रेस से टक्कर लेते थे शरद पवार, और आज कहाँ पहुंच गए हैं। तो इसका असर तो राजीव जी निश्चित तौर पर पड़ेगा। अब जो एनसीपी लाइट चली गई आपके यहाँ अमलेंदु जी, ये साफ दिख रहा है लाइट चली गई, कोई बात नहीं है, अंधेरे में प्रकाश खोजिए आप तब तक। और इधर धनंजय जी के पास आता हूँ जरा। धनंजय जी, उद्धव ठाकरे का यह बयान कितना मायने रखता है कि ईश्वर की कृपा रही तो हमारा ही मेयर होगा? और जयचंद कौन कौन है वहाँ पे? संजय राउत कह रहे हैं इन जयचंदों के कारण हमारी आज सरकार नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी हम बहुत मजबूत हैं, 100 से ज्यादा विपक्ष के लोग हैं। देखिए, अब जयचंद तो सबको पता है, खाली उद्धव को नहीं पता ऐसी बात नहीं है, सबको पता है कि जयचंद कौन है, शिवसेना कैसे टूटी, शिवसेना को किन कारणों से तोड़ा गया। उसमें अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर नाम लीजिए तो चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम लोग आ जाते हैं, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र नागपुर तक के लोग आ जाते हैं उसमें। लेकिन चूंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि शिंदे ही हो सकते हैं, लेकिन शिंदे तो पार्टी के भीतर से टूट के, लेकिन जिस शिवसेना के कंधे पे चढ़ करके बीजेपी इतनी बड़ी बनी, जिस शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे की वजह से नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद बचा रहा था, याद कीजिए उस समय जब वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए। तो जयचंदों की जब बात कही है तो ढेर सारे जयचंद होंगे, मैं क्यों खोलूं वो बात। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि शिंदे गुट के नगर सेवक बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में जमा किए गए। अरे भाई, ऐतिहासिक जीत मिली, आपकी सरकार है, फिर आप नगर सेवक को होटल में क्यों जमा कर रहे हो? सबको बाकायदा आदेश दिया गया कि 4 बजे तक सारे नगर सेवक फलाना होटल में पहुंच जाएं, लेकिन बीजेपी के नगर सेवकों को नहीं बुलाया गया, शिंदे के नगर सेवक को बुलाया गया। और जिस तरह से लोग समझ रहे थे, खास करके बीजेपी के लोगों को जिस तरह का लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में जैसा हुआ था उससे उनको अनुमान भी था कि पूरा जो है इस बार तो उद्धव ठाकरे का सारा खत्म कर देंगे, उद्धव ठाकरे कहीं नजर नहीं आएंगे, जैसे शरद पवार या अजित पवार का हुआ वैसे। लेकिन मुंबई के लोगों ने अभी भी ये बताया कि हमारा विश्वास उद्धव ठाकरे के प्रति है, बाला साहब ठाकरे के प्रति, शिवसेना के प्रति है। और शिंदे को मात्र 29 सीटें मिली, बीजेपी साथ में इतना बड़ा। मुंबई में तो हमेशा शिवसेना का गढ़ रहा, मुंबई ठाणे में गढ़ है उनका, शिंदे का पैसा, तमाम चीजें, अडानी क्या नहीं है। लेकिन वो 29 सीट पर रह गए और कांग्रेस के साथ कोई नहीं, वो 24 सीटों पर है। तो अब किसको ज्यादा सीटें मिली है समझिए। फिर आप देखिए कि सारा ताम झाम तोड़ फोड़ ये वो जो कल मैं बता रहा था सब लगाने के बाद आप 89 सीट पे बीजेपी आई, बहुमत तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई। 118 सीटों का बहुमत है और 118 सीटों में कितने निकल जाएंगे, बहुमत खत्म हो जाएगा। ये तो एक तो डर ये है कि कहीं नगर सेवक टूट गए। मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब एक साथ आए हैं, आवाज आपकी जा रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। कल एक और घटना हुई थी नवी मुंबई में, न्यू बॉम्बे में
जो शहर प्रमुख हैं शिवसेना उद्धव गुट के, उनके दफ्तर पर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के गुट को ये समझ में आ रहा है कि जितनी बड़ी हार प्रिडिक्ट कर रहे थे ये लोग, और लग रहा था लोगों को कि वाकई बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, शिंदे ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस दिया है, नगर सेवक के चुनाव में गड़बड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से सीटें मिली उद्धव ठाकरे की पार्टी को, उससे उनका मनोबल बढ़ा और शिंदे का मनोबल गिरा। अब एक चिंता यह हो गई है, और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि उद्धव का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन अजित पवार और शिंदे बीजेपी गठबंधन से खुश नहीं है। अजित पवार को तो भारी नुकसान हुआ है। शिंदे जो है थाने में अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी जगह उनकी स्थिति कहीं नहीं बन पाई। परभनी में उद्धव ठाकरे की पार्टी मेयर बनाने की पोजीशन में है, लातूर में कांग्रेस अपना उसका मेयर है, और ऐसे कई जगह है। अब एक जो बात कही हमारे साथी जो बोल रहे थे कि AIM को किस तरीके से मौका मिला है, मुझे लगता है मालेगांव वगैरह जो इलाका था उसमें, चूंकि जाहिर है बीजेपी जब फंडामेंटलिस्ट चीजों को बढ़ा रही है तो मुस्लिम वर्ग में भी वो प्रतिक्रिया होगी, उसका एक्शन हुआ है। लेकिन मुंबई में उसका बहुत असर नहीं हुआ है। मुंबई में मैं उसको बहुत असर नहीं मानता हूं। और अब जो चिंता है बीजेपी की, वो चिंता ये है कि एक तो देखिए कल बहुत शोर मचाया गया कि कितनी सीटें जीत ली है, ऐतिहासिक जीत, पूरा सुपड़ा साफ वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप समझिए कि 2869 सीटें 29 नगर निगमों में कुल मिलाकर के इतने नगर सेवक की सीट थी, 2869। इसमें से बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 1425 सीटें मिली, मतलब आधे से भी कम मिली है, 7-8 सीटें। तो इसका मतलब आधे किसके पास गई सीटें? तो गैर बीजेपी दलों के पास गई सीटें। तो आप इतना सारा तंत्र मंत्र अडानी सबको लेने के बाद भी आप इस पोजीशन में नहीं हुए कि पूरे महाराष्ट्र को आप घेर लीजिए, तो इससे पता लग रहा है कि बीजेपी का मीडिया जिस तरह से चिल्ला रहा है उस तरह से जमीन पे स्थिति नहीं है। ठीक है, ज्यादातर नगर सेवक आपके बन गए हैं, लेकिन उसमें धन बल, उसमें और दूसरे बल किस तरह से काम किया, वो आप नेशनल मीडिया में हैं, आप जानते हैं मीडिया किस तरह से काम करता है। महाराष्ट्र में मीडिया किस तरह से काम किया, चुनाव आयोग ने अपने तरीके से काम किया, जो लोगों के नाम काटे गए वो काम किया। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की जीत का ऐलान किया जा रहा है या जीत का ढोल पीटा जा रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है, कल का आप देख लीजिए, कल क्या चल रहा था। लग रहा था कि मुंबई में सब साफ हो गए, खाली बीजेपी है। लेकिन आज क्या स्थिति? आज स्थिति है कि भय व्याप्त है बीजेपी के ग्रुप में। शिंदे के लिए दो स्थिति है। एक स्थिति है कि वो अपनी पार्टी के नगर सेवकों को बचाएं कि कहीं टूट के न चला जाए। दूसरी स्थिति ये है जो कल मैंने कहा था कि शिंदे के पास नेगोशिएशन का वैल्यू आया है। शिंदे अब नेगोशिएट करने वाली पोजीशन में है। और मुंबई में जो अडानी का कब्जा चाहिए जिस तरीके से, अगर बीजेपी का मेयर नहीं बनता है तो जाहिर है अडानी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अडानी जब पैसे खर्च करेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा, किस तरह से और पार्टियां उसको देख पाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो नैतिकता की बात है, जो चुनाव के समय जो आदर्श की बात की जाती है, जो आम आदमी की चिंताएं हैं, वो सारी गायब है। अब चिंता सिर्फ ये है कि नगर से मेयर कौन बनेगा और क्या देना पड़ेगा बदले में शिंदे गुट को। तो उद्धव ठाकरे के गुट को मैं कहूंगा कि दोनों हाथ में उनके लड्डू है। ठीक है, उनका मेयर नहीं आया, उनकी पार्टी बहुमत नहीं ले पाई, लेकिन उनके लिए संभावनाएं बढ़ी हुई है। जो विश्वास उनको मिला है, दोनों भाई साथ आए हैं। और राज ठाकरे के लिए जो मैंने कल भी कहा था, शायद आपके भी चैनल पे कहा था, कि राज ठाकरे के लिए एक नसीहत है कि मराठीवाद को लेकर के जो आप मारपीट करते हैं दफ्तरों में घुस करके, इसको रोकिए। इससे न मराठी खुश है न गैर मराठी खुश। तो आप अपनी संस्कृति की बात कीजिए, अपनी विविधता की बात कीजिए, लेकिन संविधान के दायरे में बात कीजिए। और उद्धव को ये मिला है कि उद्धव ने
हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो मराठीवाद ना हो, प्रांतवाद ना हो, सबकी बात कही। और उद्धव की एक तरह से जीत हुई है, उद्धव की राजनीति को कुछ सफलता मिली है मुंबई में, और ये बहुत बड़ी संभावना है आने वाले समय। जो बीजेपी सोच रही थी अकेले हिंदुत्व के लिए है, अकेले हम जो है हावी हैं मराठीवाद को लेकर के, अब वो टूटा है और शिंदे कमजोर हुए हैं। तो ये है फिलहाल मुंबई की स्थिति, राजीव भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे, यहां पर उद्धव ठाकरे को खत्म करने की कोशिश, लेकिन उद्धव ठाकरे यहां एक बार फिर नजर आ रहे हैं उस हिसाब से, उस लिहाज से कि उन्होंने सेकंड पोजीशन, अगर ऐसे देखा जाए, 65 सीटें बीएमसी में, और उसके साथ साथ आप देख रहे थे जिसमें कांग्रेस पार्टी 24 सीटें, कांग्रेस की का भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है ऐसी स्थिति में। प्रशांत जी, कैसे इस फिगर को देखा जाए? उद्धव ठाकरे की सियासत पर थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है, और अभी पिछले दिनों जिस ढंग से शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जो दो भाग में नहीं बटी थी, उस शिवसेना की सियासत और कांग्रेस पार्टी की सियासत दो ध्रुव की सियासत थी, नॉर्थ और साउथ पोल की सियासत नजर आती थी, लेकिन दोनों एक साथ आए। हम लोगों ने देखा, टूटने से पहले आए, महाविकास अघाड़ी बना और सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन खैर उसके बाद परिस्थितियां महाराष्ट्र की बदली। उद्धव ठाकरे ने खुद को, जैसे भी कह रहे थे धनंजय जी, उद्धव ठाकरे ने खुद को काफी बदला है। जिस उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलती थी ये पार्टी, वहां उद्धव ठाकरे, और एक और भी इस चीज को शायद आप लोगों ने भी गौर फरमाया होगा, उद्धव ठाकरे जब मीडिया से चर्चा करते हैं तो हिंदी में भी बात करते हैं। शुरुआती दिनों में सिर्फ मराठी बोलते थे, याद कीजिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मराठी में होती थी, लेकिन ये धीरे धीरे हिंदी भी, यानी देश के दूसरे भाग के जो लोग हैं, और चाहे वो महाराष्ट्र से बाहर ही क्यों ना उन्हें सुन रहे हैं, उनको भी अपना पैगाम पहुंचाना है। ये परिवर्तन यहां दिखाई दिया। और इन सब के बीच थोड़ी सी चर्चा, हम इंदौर भी चलेंगे, उधर भी करेंगे चर्चा, लेकिन यहीं से शुरुआत कीजिए प्रशांत जी। ठाकरे का इस चुनाव में राजनीतिक कद बढ़ा है। एक गंभीर राजनीतिक के तौर पे वो एक अग्नि परीक्षा से बाहर निकल गए। अभी मैंने चर्चा की कितना उनके साथ जो है वो जास्ती हुई, और उन जातियों के बावजूद वो सरवाइव कर गए। एक बात कही जा रही थी कि ठाकरे ब्रांड, तो ठाकरे ब्रांड तो बचा हुआ है। दूसरी बात जो और प्रमुख है कि देखिए, उद्धव ठाकरे का सफर अब इंडिया गठबंधन में और मजबूती से चलेगा। उन्होंने बीजेपी जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, एकनाथ शिंदे जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके खिलाफ सत्ता के बाहर रहकर चुनाव आयोग से लड़कर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो वाकई वो, मैंने इसीलिए कहा था कि वो मैन ऑफ द मैच उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे की जीत इसलिए भी और महत्वपूर्ण है कि पिछले 5-7 सालों में उद्धव ठाकरे ने परंपरागत जो शिवसेना की राजनीति थी उससे आगे बढ़े। वो, आप आदित्य ठाकरे की भाषा सुनिए, आदित्य ठाकरे की रैलियों में वो बात केवल मराठी मानुस की नहीं करते हैं, वो तमाम सारी नई बातें, विकास की, पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की, ये सब बातें भी करते हैं। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शिवसेना में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसको मुंबई के लोगों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने स्वीकारा है। ये बड़ी बात है। इसलिए आप देखिए कि 65, अब जो धनंजय जी बताएंगे कि महाराष्ट्र में अब उतने ज़्यादा मराठी स्पीकिंग लोग नहीं बचे हैं जितना कि आज से 20 साल पहले थे। काफ़ी जो वहाँ पे प्रवासी भारतीय हैं, गुजरातियों का वर्चस्व हमेशा से रहा है वहाँ पे। केवल मराठी मानुस के बल पे इतनी सीटें नहीं आती। ये उनका जो जिसको कहें कि बैंडविड्थ जो है, पॉलिटिकल बैंडविड्थ बढ़ा है। तो उनको केवल मराठी भाषी लोगों ने वोट नहीं किया है, उनको मुसलमानों ने वोट किया है, उनको उत्तर भारतीयों ने वोट किया है, उनको और लोगों ने ही वोट किया है।
और तभी वो इतनी सीटें ला पाए हैं। और इतनी विपरीत स्थिति में कि बीजेपी चुनाव अकेले नहीं लड़ती, बीजेपी तमाम हथकंडों के साथ चुनाव लड़ती है। वो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है। मैंने अभी बताया आपको पहले कि 15 तारीख को वहां वोटिंग हुई और 14 तारीख को पैसा ट्रांसफर हुआ है। पैसा ट्रांसफर का कारनामा हम लोग बिहार में देख चुके हैं, अभी असम में यही चीज हो रही है। तो इन सब के बावजूद अगर महाराष्ट्र की जनता ने एक राजनीति को बचाया है अपने यहाँ, तो महाराष्ट्र की जनता को बड़ा सलाम जी। उन्होंने इस राजनीति को बचाया है कि ये कॉरपोरेट इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ईडी, गोदी मीडिया, नफरत की राजनीति के अलावा भी एक राजनीति और है जिसको बचा रहना चाहिए। तो महाराष्ट्र की जनता ने उस राजनीति को बचाया है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस रिजल्ट का नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब आप देखिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है। चाबार से वापस आ गए, ईरान से, अमेरिका के दबाव में, और इसी चुनाव के पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कितना उनका बड़ा विजन है कि चाबार में वो गए। चाबार में मोदी जी नहीं गए, पहले से था भारत वहां पे, लेकिन विथड्रॉ हो गए क्योंकि अमेरिका ने, वो ट्रंप ने धमकी दे दी ईरान के साथ 25% टैरिफ और लगा देगा, और लगा चुका है वो। और आप देखिए दूसरी बात जो कभी किसी सरकार में नहीं हुई कि मुकेश अंबानी वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए सीधे अमेरिका से बात कर रहे हैं। मोदी जी के थ्रू, प्रधानमंत्री या भारत सरकार के थ्रू वो बातचीत नहीं हो रही है, सीधे बात हो रही है जी। तो आप देखिए कि उनकी स्थिति जो है कितनी वीक हो गई। अभी ब्रिक्स का मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहां से भारत विड्रॉ कर गया अमेरिका के दबाव में। चीन, रूस सब है वहां पे, साउथ अफ्रीका सारे हैं, अकेला भारत, सऊदी अरबिया भी है, भारत नहीं। सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं, भारत नहीं है जो कि फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का। तो आप देखिए कि उनकी स्थिति एक वीडियो आपका फिर फ्रीज अंतरराष्ट्रीय जी, वीडियो फ्रीज हो जा रहा है आपका स्थिति। जी जी जी। तो एक आखिरी बात कहूंगा कि ओवैसी में बहुत चर्चा हो रही है राजीव जी। ओवैसी का इस्तेमाल जो है वो हिंदू मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है, उनका मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए कि कभी मुसलमानों पे कोई हमले होते हैं, कुछ और होता है, तो ओवैसी साहब केवल भाषण देते हैं, वहां दिखाई देते नहीं है। और अगर उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 2014 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वो तेलंगाना के बाहर आए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको तवज्जो इनको इसलिए देता हूँ कि जिस दिन बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा, ओवैसी जी का भी नीचे जाएगा। वो चोली दामन का साथ है उनका। 2014 के बाद ही उनको लगाया गया विधानसभा का चुनाव लड़ने। पहली बार वो महाराष्ट्र में ही गए थे चुनाव लड़ने। 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़े और बिहार में लड़े। तो ये जी को लगाया। मेरा वीडियो फ्रीज हो रहा है, मैं बात जी करता जी जी। नहीं, अपनी बात रखिए, अब आगे फ्रीज होगा तो फिर वो कर देंगे, रोक लेंगे। जी जी। तो यही मैं कहना चाह रहा कि ओवैसी को लेकर बहुत फिक्र मुझको नहीं है, क्योंकि ओवैसी जी का जो भविष्य है वो मोदी जी के भविष्य के साथ टैग्ड है। उतना ही होगा जितना मोदी जी का भविष्य। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर फ्रीज हो गए हैं आप, कोई बात नहीं। आता हूं पंकज जी, आपके पास आता हूं। पंकज जी, ज़रा महाराष्ट्र की चर्चा तो हम खूब कर लिए और कर भी रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे आज इंदौर, और इंदौर में वो गए तो थे वहाँ, और जाना भी चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सबसे, और वहाँ भी विपक्ष की पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी का नेता अगर न जाए ऐसे मौके पे तो फिर कल ही पूछा जाएगा कल कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं आए, इतने लोग मर गए,
इतनी बड़ी घटना घट गई और उसके बाद आप नहीं पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे तो उस पर सियासत होने लगी, और ये कि राहुल गांधी राजनीति करने, सियासत करने आ रहे हैं। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, राहुल गांधी के उनकी आज की इस यात्रा को, वहां पहुंचने को? और मीडिया का सवाल तो अभी पूछ रहे थे मीडिया वाले, आपने सुना ही। पंकज जी, इंदौर की चर्चा करने से पहले बस एक सेकंड में शकील साहब से एक बहुत बड़ी सहमति के साथ एक बात कहना चाहूंगा। शकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी सियासत वही है कि हिंदू पार्टी और मुस्लिम पार्टी, और मुस्लिम पार्टी ओवैसी पार्टी, ओवैसी इन्हें मुस्लिम का डर दिखाना। लेकिन मैं शकील साहब आपको एक चीज बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं कि बंबई में जितनी सीटें AIMIM को मिली है वो वास्तव में एक नंबर के वोट से नहीं मिली है। ये एक परसेप्शन बनाने के लिए उस तरफ वोटों को कैसे भी मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि पूरे बंबई इलाके में मतदाता सूची बनाने में इतनी गड़बड़ियां हुई है। मैं घटना बताना चाहूंगा। नवी मुंबई में राज्य के वन मंत्री, नाम है गणेश नाइक, वो अपने परिवार के साथ वोट डालने गए, उनके पूरे परिवार का नाम ही नहीं था। उन्होंने वहां पर DM को बुलाकर बोला कि ये क्या तरीका है, और मेरे आसपास की कई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें एक घर में रहने वाले 5 लोग हैं, उनके नाम 5 अलग अलग मतदान केंद्र पर हैं। तो किस तरीके के मतदाता सूचियों को मैनिपुलेट किया गया है वहां पर। मैंने इसीलिए अपनी जो बात को कहा था कि मैं ऐसे दस्तूर को नहीं मानता, नहीं जानता। फिर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं ये आए नहीं लिखे गए हैं। अब मैं आता हूं इंदौर पर। इंदौर में आप देखिए कि आज राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी की वहां जो जितने कार्यक्रम थे उसको वहां के कलेक्टर ने अधिकांश को मना कर दिया कि आप वो नहीं करेंगे। एक पब्लिक मीटिंग का भी प्लान था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि 5 दिन पहले जब इंदौर में जीतू पटवारी के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन था, तो ऐतिहासिक प्रदर्शन था, उसमें 50,000 लोग थे। राहुल गांधी की सभा को मना किया क्या? राहुल गांधी ने बोला कोई बात नहीं। वो दरवाजे पैदल चल के गए। उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए और लोगों को सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया। इस बीच में वहां जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उमंग सिंगार हैं, उन्होंने भी प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। ये उस पोजीशन में है कि जब आज उस शहर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 24 हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिम्मेवारी फिक्स करने की जगह वो अभी लीपापोती हो रही है। और ये उस मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जिस मध्य प्रदेश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी जप्पा चप्पा भाजपा है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी में नगर निगम भोपाल द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस में 26 टन गाय का मांस मिलता है। ये तो मिला है, कितनी कट गई होंगी मालूम नहीं है। ये वो मध्य प्रदेश है। और वहां पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर किसी के घर जमीन पे बैठ रहे हो, किसी को गले लगा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, यानी एक आम लोगों के बीच में, शायद मुझे नहीं लगता है कि भागीरथपुरा की बस्ती में इस तरीके से, क्योंकि आप वो सीन याद करिए, घंटे वाले मंत्री जो थे कैलाश विजयवर्गीय, जब वो उस बस्ती में गए थे तो वो कुर्सी में बैठे हुए थे, और जिन लोगों के घर के लोग मरे थे वो जमीन में बैठे हुए थे। वो सीन इसका यदि हम समानांतर देखते हैं कि एक वो राहुल गांधी है जो दरवाजे जा रहे हैं, लोगों के साथ जमीन में बैठ रहे हैं, और एक लोकल आदमी है जो मंत्री है, जो विधायक है, वो कुर्सी में बैठा है और बिंतवारा सरी के लोगों को जमीन में बिठा रखा। तो राहुल गांधी का इस तरीके से जाना एक भारतीय राजनीति का